रहे हो AHO। क्या बोलते हैं उसको? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अप्रसमादित दोलक। अप्रसमादित दोलक, ठीक भाई, ओके। मैंने बताया था ना आपको एसएच में क्या कहते थे कि एक स्प्रिंग नुमा बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को दो एटम उसके दोनों एंड पे लगे होते हैं। आपने उसको खींचा, मन में उतना खींचो, बॉन्ड तो इलास्टिक होता है। ऐसा कौन कहता था? एसएचओ कहता था, आइडियल कंडीशन जो थी। अब जैसे किया यहाँ पे जो AHO है अपना, वो ये कहता है अगर आपने बॉन्ड को खींच दिया, बॉन्ड इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है, अगर आपने बॉन्ड को खींच दिया, स्प्रिंग के जैसे नहीं होता, तो खींचने छोड़ने के बाद में वापस नहीं आएगा। अगर आप एक निश्चित डिस्टेंस के बाद में फिर अगर उसको खींचते हो ना, तो बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको कहीं भी रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे यूज़ आपका नहीं होगा। तो उसकी थ्योरी है, लिख लो। फिर डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला, ट्रांजिशन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। AHO खत्म, AHO खत्म, ठीक है, लिख लो। एक अणु सरल आवर्त दोलक, एक अणु सरल आवर्त दोलक, कोष्ठक में SHO। एक अणु सरल आवर्त दोलक, एक अणु सरल आवर्त दोलक SHO केवल न्यूनतम अवस्था में ही रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है वो। जैसे हायर एक्साइटेड में जाओगे तो बॉन्ड को खींचने में बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमने लिखा एक अणु सरल आवर्त दोलक SHO केवल न्यूनतम अवस्था में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है। अंडरलाइन कर लेना, लाइन को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। एक अणु सरल आवर्त दोलक केवल न्यूनतम अवस्था में ही होता है। उच्च ऊर्जा स्तर पर अणु का व्यवहार, उच्च ऊर्जा स्तर पर अणु का व्यवहार अप्रसमादित हो जाता है, एनहार्मोनिक हो जाता है, ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर पर अणु का व्यवहार अप्रसमादित हो जाता है, ठीक भाई। उच्च ऊर्जा स्तर पर अणु का व्यवहार अप्रसमादित हो जाता है, ठीक है। आगे लिखना, इसका कारण यह है कि, अब रीजन क्या है वो सुनो। इसका कारण यह है कि रासायनिक बंध लचीले तो होते हैं, रासायनिक बंध लचीले तो फ्लेक्सिबल तो होते हैं, लेकिन इतने समांग भी नहीं होते, मतलब इतने ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन इतने समांग भी नहीं होते कि हुक के नियम का पालन करें। क्या कहा? रासायनिक बंध लचीले तो होते हैं लेकिन इतने समांग भी नहीं होते कि हुक के नियम का पालन करें। हुक का नियम क्या कहता था? आप एक स्प्रिंग को खींचते हो, खींच लो, कितना ही खींच लो, जब आप उसको छोड़ोगे ना तो वापस वो रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। तो बॉन्ड की जो होते हैं ना, बॉन्ड वो फ्लेक्सिबल तो होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते कि हुक के नियम का ही पालन करें कि खींच लिया, छोड़ा, वापस अपनी इनिशियल स्थिति में आ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, लिखना, यदि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य के बंध को लंबाई के 10% तक खींचा जाए तो, यदि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य के बंध को लंबाई के 10% तक खींचा जाए तो, लंबाई के 10% तक खींचा जाए तो उसका व्यवहार अप्रसमादित हो जाता है, उसका व्यवहार अप्रसमादित हो जाता है, ठीक है। उसका व्यवहार अप्रसमादित हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसकी कंपन ऊर्जा निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। EV =
v+1/2 एच न्यू या फिर ओमेगा बार कह दो, ठीक है, माइनस v+1/2 का स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स ई, ठीक है, माइनस ओमेगा बार ई कह दो इसको। अरे कुछ मतलब नहीं, बस केवल फॉर्मूला याद रखना आपको। तो v+1/2 ओमेगा बार ई एक्स ई। एक्स ई क्या है? एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। एक्स ई क्या है? एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। हियर एक्स ई इज इक्वल टू एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, ओमेगा बार ई एक्स ई। एक्स ई क्या है? एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। तो ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किसका फॉर्मूला है? एनर्जी का फॉर्मूला है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या लिखते थे? ई वी इज इक्वल टू v+1/2 ओमेगा बार ई या फिर ओमेगा बार ओ एस सी, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। किस में आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। किस में आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। हिंदी में इसको बोलते हैं अप्रसमादित स्थिरांक। क्या बोलते हो? अप्रसमादित स्थिरांक इसको बोला जाता है, ठीक है, वेरी गुड। आगे लिखो आप मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व या मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। बीच में आ जाता है मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। मतलब क्या है इसका? मतलब देखो भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको मोर्स स्थितिज ऊर्जा आरेख। मोर्स स्थितिज ऊर्जा आरेख इसको कहा जाता है, ठीक है। मोर्स स्थितिज ऊर्जा आरेख इसको कहा जाता है। देखो क्या बोलता है ये, थ्योरी बाद में लिखूंगा, पहले आप समझ लो इसको। ये जो ग्राफ बनते हैं ना, कुछ इस टाइप से बनते हैं, ध्यान रखना भाई। इससे पहले अपने SHO के लिए ग्राफ कैसे बनाया था? ऐसा बनाया था, परवलयाकार बनाया था, पैराबोलिक बनाया था, ठीक है। तो ये मोर्स पता है क्या बोलता है? मोर्स ऐसे बोलता है कि जो डायग्राम बनता है ना आपका, आपका जो एनर्जी में डायग्राम बनाते हो और इधर बॉन्ड डिस्टेंस आप लेते हो, तो ये जो कर्व होता है ना, कर्व, ये जो लोअर एनर्जी लेवल होते हैं ना, लोअर एनर्जी लेवल, वहाँ तक तो पैराबोलिक होता है। जो लोअर एनर्जी लेवल होते हैं वहाँ तक तो क्या होता है? पैराबोलिक होता है। लेकिन बाद में इसका नेचर चेंज हो जाता है। हायर एनर्जी लेवल पे जाके इसका नेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। देखो रे, कंपेयर कर लो खुद ही क्या कर लो, इसको कंपेयर कर लो। ये लो भाई, पहले बना लो, मुझे क्या, ऐसे बना लो। तो ये आपका है मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या है आपका? क्या है आपका? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ठीक है। अरे बन जाए यार, सीधा बन जाए भाई। ठीक है, ये खुश। तो अब इस डायग्राम को समझते हैं कि जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क होता है, वक्र होता है ना, वक्र पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, वो लोअर एनर्जी स्टेट में तो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। लेकिन जैसे ही आप हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हो, हायर एनर्जी लेवल में जाते हो, तो वहाँ उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो पैराबोलिक से उसका बिहेवियर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अगर आपको बॉन्ड को ज़्यादा खींच दोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। उसका व्यवहार ऑलवेज पैराबोलिक नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे, वैसे इसका व्यवहार ऑलवेज क्या नहीं रहेगा? पैराबोलिक नहीं रहेगा। फोटो एक बार बाद में बनाना, पहले थ्योरी लिख लो, या फिर ऐसे कर लो, एक तरफ फोटो बना लो
और दूसरी तरफ क्या लिख लो, थ्योरी लिख लो। लिखो एक बार देख लो कौन क्या है। ये आपका ये पोटेंशियल एनर्जी है भाई। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है आपका, ये तो 0 पॉइंट एनर्जी है ही। ये तो क्या है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी। V इक्वल टू 0 पे जो एनर्जी होगी उसको क्या होगी, 0 पॉइंट एनर्जी। अब एक तो अपने को ये एनर्जी पढ़नी है, डिसोसिएशन एनर्जी, और एक एनर्जी और पढ़नी है अपने को, ठीक है। यहाँ से ऊपर की जो एनर्जी है, रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएंट एनर्जी, यहाँ पे एक आएगी रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। ये तो 0 पॉइंट एनर्जी है, ठीक है। पर 0 से लेके जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है ना, वो क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी। फिर आगे वाले जो एनर्जी आपकी वो है D0, रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है, D0, और ये क्या है आपकी DE। ये क्या है आपकी DE है, ठीक है। ये D0 जो है वो क्या है आपका, रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डी तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और D0 क्या है, रिक्वायर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आवश्यक बंध वियोजन ऊर्जा, और टी क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इस फोटो को तो बना लो, साइड में बना लो, थोड़ी लिख लो इसकी, लिखो ऐसे लिख लो। जो आपका DE है, मुझे बताओ रे, जो आपका DE है वो देखो रे, इन दोनों के इक्वल के, सम के इक्वल है क्या, D0 प्लस ZP, इन दोनों के क्या है, सम के इक्वल है। देख लो, खुद देख लो, ये टोटल DE है, इसमें इतना D0 और ये क्या है ZPE। अगर कोई पूछ ले आपको ZPE की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे, D माइनस D0 कर दोगे आप। ZPE की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे, T माइनस कर दोगे, ठीक है। और अगर D0 कोई पूछे आपको तो आप कर सकते हो DE माइनस ZPE, और आप कह सकते हो ZPE इक्वल टू, आपको अगर निकालना है तो आप लिख सकते हो DE माइनस D0। ये फॉर्मूले भी लिख लो और फिर थ्योरी लिख लो इसकी, फिर इसके आप थ्योरी लिख लो, ठीक है। लिखो, लिखना, यदि अणु SHO की भांति व्यवहार करे तो, यदि अणु SHO की भांति व्यवहार करे तो, वैसा वाला, ठीक है। तो उसके अनुमत ऊर्जा स्तर, फिर से रिपीट करता हूँ, यदि अणु SHO की भांति व्यवहार करे तो उसके अनुमत ऊर्जा स्तर परवलय आकृति के होते हैं, पैराबोलिक शेप के होते हैं। उसके अनुमत ऊर्जा स्तर परवलय आकृति के होते हैं, ठीक है भाई। उसके अनुमत ऊर्जा स्तर परवलय आकृति के होते हैं, ठीक है। ओके, आगे लिख लो। लेकिन जब वास्तव में अणु का कंपन स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो, लेकिन जब वास्तव में अणु का कंपन स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो, लेकिन जब वास्तव में अणु का कंपन स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो, अणु का कंपन स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो उसकी आकृति निम्न ऊर्जा स्तर, उसकी आकृति निम्न ऊर्जा स्तर, चाहो तो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल V ब्रैकेट में लिख सकते हो, V बराबर 0, 1, 2, 3, 4, बस यहाँ तक। उसकी आकृति निम्न ऊर्जा स्तर पर
वलयाकार ही रहती है, उसकी आकृति निम्न ऊर्जा स्तर पर तो परवलयाकार ही रहती है, लेकिन बाद में यह विचलित हो जाती है। लेकिन बाद में यह विचलित हो जाती है। चाहो तो आप 3 से भी घुमा सकते हो इसको, लेकिन बाद में ये क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखो यहाँ तो लगातार परवलयाकार है SHO में तो, लेकिन AHO में क्या हो रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर पर तो क्या है, परवलयाकार है। देखो परवलयाकार है, लेकिन बाद में कैसे हो गई, विचलित हो गई है। ठीक है, डिस्टर्ब हो गई। आगे लिखना, इस प्रायोगिक वक्र से, ये क्या है आपका मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। तो आप फोटो बना लोगे, अब आप यहाँ पे फोटो बना लोगे। अब नीचे लिखना, इस प्रायोगिक वक्र से मोर्स ने एक व्यंजक व्युत्पन्न किया। इस प्रायोगिक वक्र से मोर्स ने एक व्यंजक व्युत्पन्न किया जिसे आनुभाविक मोर्स विभव कहते हैं, जिसे आनुभाविक मोर्स विभव कहते हैं, जो कि निम्न है। EV इज इक्वल टू d0.1 माइनस e की पावर माइनस AX का होल स्क्वायर, चूँकि x इज इक्वल टू होता है R माइनस RE, इसलिए EV इज इक्वल टू d0.1 माइनस e की पावर माइनस A R माइनस RE का स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, ये लो लिख लो बस, ये आप लिख लो। जो DE होता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो आपकी DE होती है, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बार E ओवर 4XE। D का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बार E ओवर 4XE। D क्या होता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डी क्या होती है, बंद वियोजन ऊर्जा। कैसे फाइंड करते हो आप, कैसे फाइंड करते हो, ओमेगा बार ई ओवर 4XE, ओमेगा बार ई ओवर 4XE, ये डी का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब आप AHO पढ़ रहे हैं, AHO में बीच में मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आ गया था, मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया होगा कि लोवेस्ट एनर्जी जो लेवल होते हैं वहाँ पे तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, परवलयाकारी होता है, पैराबोलिक होता है, लेकिन हायर एनर्जी पे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, चेंज डिस्टोर्टेड हो जाता है, वहाँ पे विकृति हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। और फिर ये आ गया, ये वाला इक्वेशन आप याद रख लोगे। ठीक है, हेडिंग डाल दो सिलेक्शन रूल, चयन नियम, सिलेक्शन रूल, चयन नियम, सिलेक्शन रूल, चयन नियम क्या होते हैं रे सर, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 अगर होता है तो ये किसके लिए होगा, फंडामेंटल के बैंड के लिए। किसके लिए होगा, फंडामेंटल बैंड के लिए ये होगा। सेकंड देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू +-2 किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, हॉट बैंड के लिए होगा। डेल्टा V इज इक्वल टू +-3 किसके लिए होगा, ओवरटोन बैंड के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, गुड, चलो लिख लोगे इसको, पीछे भी लिख लिया था, दोबारा से आप इसको लिख सकते हो। बट फॉर फंडामेंटल बैंड डेल्टा V इज इक्वल टू +-1। और ये कैसे होते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड होते हैं भाई, ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलेटेड ये होते हैं। ठीक है,
मोस्ट पॉपुलेटेड होते हैं आपके ये ट्रांजिशन, ठीक है ना। फंडामेंटल बैंड के जो ट्रांजिशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, फिर हॉट बैंड के उससे कम, ओवरटोन बैंड के सबसे कम ट्रांजिशन आपके होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो लिखो 0 पॉइंट एनर्जी फॉर AHO, 0 पॉइंट एनर्जी फॉर AHO, लिख लो भाई 0 पॉइंट एनर्जी फॉर AHO, यहाँ पुट करोगे 0 पॉइंट एनर्जी के लिए क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू 0, पुट किया क्या गया 0 प्लस 1/2 ओमेगा बार E माइनस 0 प्लस 1/2 ओमेगा बार E XE, क्या आएगा 1/2 ओमेगा बार E माइनस का 1/2 ओमेगा बार E XE, क्या आ गया, क्या आ गया रे 1/2 ओमेगा बार E को मारा जाएगा 1/2 ओमेगा बार E 1 माइनस XE, ये आपका फॉर्मूला जाएगा किसका 0 पॉइंट एनर्जी का। सॉरी इसके स्क्वायर लगा लेना भाई, इसके क्या लगा लेना, स्क्वायर लगा लेना, सॉरी 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 आई एम सॉरी, ठीक है। क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा फॉर्मूला आपका, यही फॉर्मूला आपका रह जाएगा 1/2 ओमेगा बारी माइनस 1/4 ओमेगा बारी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, मैं भूल गया था पहले, ठीक है। वेरी गुड, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा भाई, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका ख़त्म होता है AHO, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब क्या करते हैं, कॉन्क्लूजन पढ़ लेते हैं फटाफट से, फटाफट से क्या पढ़ लेते हैं, कॉन्क्लूजन पढ़ लेते हैं। एक मिनट, चूहा आ गया, चूहा चूहा। कॉन्क्लूजन पढ़ा आपने SHO AHO, SHO आइडियल कंडीशन, ये आपकी रियल कंडीशन, ऊपर लिखा हुआ है अपन रोटेशन में पढ़ रहे हैं, वो सॉरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, EV इज इक्वल टू V प्लस 1/2 ओमेगा बार OSC, किस में आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। इधर क्या आएगा AV इज इक्वल टू V प्लस 1/2 ओमेगा बार E माइनस का V प्लस 1/2 का स्क्वायर ओमेगा बार E XE, ठीक है। डेल्टा EV कितना आने वाला है यहाँ पे, ओनली H न्यू जूल या फिर ओमेगा बार OSC सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, आप घटा लेना, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। कैसे घटाओगे, एक तो आप E1 कैलकुलेट करना और उसमें से E0 घटा देना, क्या आ जाएगा डेल्टा EV आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। V की वैल्यू एक बार 1 रखना सब में, फिर V की वैल्यू कितनी रखना 0 रखना, फिर कैलकुलेट कर लेना, घटा लेना, आपको आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर दोनों में क्या पढ़ा, यहाँ पे इसमें अपने क्या पढ़ा, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अपने पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया अपने यहाँ पे अपने पढ़ लिया फंडामेंटल बैंड, क्या क्या पढ़ लिया फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड एंड
ओवरटोन बैंड अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए। काफ़ी है, इतना बहुत कुछ पढ़ लिया। तो ये अब अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन ख़त्म होता है। इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोलिकुलर वाइब्रेशंस। मोलिकुलर वाइब्रेशंस समझ लो ध्यान से भाई, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इस यूनिट का जो है वो लास्ट टॉपिक है, वो है कंपन के प्रकार या विधाएं, मोड ऑफ वाइब्रेशंस। मोड ऑफ वाइब्रेशंस, कंपन के प्रकार या विधाएं। बोलने का तरीका उसका अलग हो सकता है, प्रकार भी बोल सकता है उसको, विधाएं भी बोल सकता है, टाइप बोल सकता है, ठीक है, टाइप्स भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन या फिर मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, जो वाइब्रेशन होते हैं आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक बेंडिंग वाइब्रेशन। एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक बेंडिंग वाइब्रेशन। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जो बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं वो भी आपके दो टाइप के होते हैं, इन दी प्लेन वाइब्रेशन, आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन। फिर इन दी प्लेन वाइब्रेशन में दो टाइप के होते हैं आपके, रॉकिंग, रॉकिंग और सीजरिंग, रॉकिंग और सीजरिंग। दूसरा होता है आपका आउट ऑफ द प्लेन होते हैं वेगिंग, वेगिंग और ट्विस्टिंग, वेगिंग और ट्विस्टिंग, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो आप। बहुपरमाणुक अणुओं में, बहुपरमाणुक अणुओं में, बहुपरमाणुक अणुओं में निम्न प्रकार के कंपन संपन्न होते हैं, निम्न प्रकार के कंपन संपन्न होते हैं। मोलिकुलर वाइब्रेशंस, ठीक है भाई, समझना ध्यान से। पहले एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, यही सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर आपको आगे इसके बस फटाफट बताना ही पड़ेगा। एक तो होती है सिमेट्रिक, सॉरी, एक तो होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दूसरा कौन सा होगा आपका, बेंडिंग वाइब्रेशन। कौन सा होगा, बेंडिंग वाइब्रेशन। इसको क्या कहते हो आप, तनन कंपन, इसको आप कहते हो तनन कंपन, उसको क्या कहते हो आप, बंकन कंपन, बंकन कंपन, ठीक है। ये दो टाइप के आपके पास होते हैं। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिख रहा है क्या इधर, ठीक है भाई, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सममित तनन, सममित तनन, और दूसरा होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असममित कंपन। एग्जाम्पल से देखो भाई, आपके पास कोई CO2 मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं CO2 का, हम पढ़े ना मोलिकुलर वाइब्रेशन। अब की बार जो आपने देखा ना पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, वो देखो CO2 है आपकी, अगर आपने दोनों तरफ इसको सिमेट्रिक स्ट्रेच किया है, दोनों तरफ आपको आपने इसको इक्वली स्ट्रेच किया, या तो इक्वली खींचा या फिर इक्वली छोड़ा, इक्वली खींचा इक्वली छोड़ा, तो वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। कैसी होगी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, आपने एक को लंबा कर दिया, दूसरे को बिल्कुल ही छोटा कर दिया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो
इसे एक को तो लंबा खींच दिया और इसे एक को बिल्कुल छोटा खींचा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एसिमेट्रिक स्टिचिंग। तुम्हारा से चार्जर तो नीचा नहीं हो लो, प्लग में लगा हो लो वाइट कलर को, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो बंकन कंपन, बेंडिंग वाइब्रेशन। तो देखो बंकन कंपन पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। बंकन कंपन जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इन दी प्लेन वाइब्रेशन, एक होता है आपके पास इन दी प्लेन वाइब्रेशन, और दूसरा जो होता है आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन। आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन, तल में कंपन, तल के बाहर कंपन, ये हो गया आपका तल में कंपन, ठीक है। और ये क्या हो गया, तल के बाहर कंपन। देखो भाई मैं पूरा एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, फिर एक एक अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। तल में कंपन होता है ना, इन दी प्लेन वाइब्रेशन, ये भी आपका फर्दर दो टाइप का होता है भाई। एक होता है रॉकिंग, देखेगा नहीं आपको, दिख जाएगा, चलो देख लो। एक होता है रॉकिंग आपका, अब इनके जो हिंदी वाले नाम बड़े अटपटे हैं, फिर बाद में बताता हूँ हिंदी वाले नाम इनके, ठीक है। ये रॉकिंग है, ये आपका है सीजरिंग। सीजिंग वाइब्रेशन, रॉकिंग वाइब्रेशन और सीजरिंग वाइब्रेशन, इनको तो बोलते हैं कर्तन वाइब्रेशन। कैंची होती है ना, कैंची, कर्तनी कंपन। एक बार बस देख लो, फिर वो वाला जो देखो, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, दिख रहा है, ठीक है। ये होते हैं आपके वेगिंग, वेगिंग वाइब्रेशन और ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताता हूँ आपको। देखो एग्जांपल, जो रॉकिंग वाइब्रेशन होते हैं, रॉकिंग वाइब्रेशन इन दी प्लेन, मतलब प्लेन से बाहर नहीं जाना आपको। इसका मतलब क्या होता है रॉकिंग, जैसे मान लो ये वाले हो, घड़ी का पेंडुलम कैसे घूमता है, या तो एक साथ इधर गए या एक साथ इधर गए, ऐसे तो घूमते हैं। प्लेन के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, सारा खेल कहाँ हो रहा है, प्लेन के अंदर। एक साथ इधर गए या फिर एक साथ इधर गए, दोनों बॉन्ड एक साथ इधर गए, एक साथ इधर गए। तो मुझे बताओ क्या क्या उनका जो बीच का बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो रहा है क्या। देखो ऐसे समझना, ये आपका कोई एक एटम था, इससे जुड़ा हुआ ये कोई दूसरा एटम था, और इससे जुड़ा हुआ कोई तीसरा एटम था, ठीक है। ये दोनों या तो एक साथ इधर जा रहे हैं, ये तो दोनों एक साथ इधर जा रहे हैं, या फिर दोनों एक साथ इधर जा रहे हैं। तो ये एरो का रिप्रेजेंटेशन आप देखना ध्यान से, ये लो भाई दिखा। अब देखो याद भी कुछ नहीं करना आपको, ये आपको हो रहा है, या तो दोनों एक साथ इधर जाएंगे या दोनों एक साथ इधर जाएंगे। तो मुझे बताओ क्या बॉन्ड एंगल ये चेंज हो रहा है क्या, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। बंद कोण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, बंद लंबाई इसमें चेंज, डिस्टेंस में चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल कोई चेंज। घड़ी का पेंडुलम घूमता है इस टाइप से, ठीक है। ना तो बॉन्ड एंगल चेंज होता है और ना ही बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। तो आप चाहो तो लिख सकते हो बॉन्ड एंगल नॉट चेंज, बॉन्ड लेंथ नॉट चेंज। कैंची, कैंची कैसे चलती है आपकी, ऐसे ऐसे, एक बाहर जाएगा ऐसे, ऐसे चलती है ना, एक बाहर आ जाएगा एक अंदर आएगा, ठीक है। तो कैंची कैसे चलती है आपकी, जैसे कैंची चलती है ना वैसे ये चलाने हैं, इनको चलाने हैं। एक अंदर आएगा, ठीक है, ठीक है, एक अंदर आएगा एक बाहर जाएगा, ऐसे ही एक बाहर जाएगा तो दूसरा अंदर आएगा, ठीक है भाई।
ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। या तो दोनों एक साथ अंदर आएंगे या दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, जैसे कैंची चलती है वैसे ही, ऐसे। तो अब बताओ क्या हो रहा है, अब बताओ क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है क्या? जब दोनों एक साथ अंदर आ रहे हैं बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, बाहर जा रहे हैं बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो जैसे कैंची चलती है बॉन्ड एंगल बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है, चेंज। बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेज नहीं आता। ये देखो वेगिंग और ट्विस्टिंग। वेगिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक बीच में सेंटर एटम है और ये दो एटम ऐसे हैं, ठीक है। होगा क्या, या तो दोनों एक साथ ऊपर चले गए, सॉरी एक ऊपर चला गया एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं वेगिंग, इसको बोलते हैं वेगिंग। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो क्या चेंज हो रहा है, बताओ क्या चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसको कैसे दिखाओगे, इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, या तो दोनों देखो, या तो दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, सॉरी एक मिनट, या तो दोनों एक साथ क्या जाएंगे ऊपर ऐसे, या तो दोनों एक साथ चले गए ऊपर, या दोनों एक साथ आ गए नीचे, या तो दोनों एक साथ चले गए ऊपर। तो प्लस प्लस का मतलब क्या है, दोनों एक साथ ऊपर चले गए, ठीक है। और माइनस माइनस का मतलब क्या है, माइनस माइनस मतलब क्या है कि दोनों एक साथ कहाँ आ गए, नीचे आ गए, या तो दोनों एक साथ ऊपर चले गए या दोनों एक साथ नीचे आ गए। क्या बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, नहीं हुआ। बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, नहीं हुआ। बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, नहीं हुई। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग ये होता है आपका ये वाला, ये क्या होती है, ट्विस्टिंग, एक ऊपर एक नीचे, ये क्या होती है आपकी ट्विस्टिंग। कैसे दिखाओगे, एक ऊपर एक नीचे एक टाइम में, या फिर एक नीचे एक ऊपर, ऐसे दिखाते हैं इसको। प्लस का मतलब ऊपर, माइनस का मतलब नीचे। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, ट्विस्टिंग में क्या चेंज हो रहा है, एक ऊपर गया एक नीचे गया, एक ऊपर गया एक नीचे गया। क्या चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल यहाँ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल यहाँ चेंज हो रहा है। देखो ट्विस्टिंग में बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वेगिंग में ना तो बॉन्ड एंगल ना बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। रॉकिंग में क्या हो रहा है, रॉकिंग में भी कुछ ही, सॉरी रॉकिंग में क्या हो रहा है आपका, ना तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा ना बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही, ठीक है। तो ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया एक बार मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज़ क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मोड ऑफ वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करो। 4-5 नंबर का एक अकेला ही क्वेश्चन आया हुआ है, मोड ऑफ वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करो। तो आपको ये समझा के वहाँ पे आने हैं, ठीक है। अब फटाफट से एक एक को लिखते जाओ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कौन क्या किसको क्या बोलते हैं। देखो लिखो तनन कंपन, सबसे पहले आप लिखो तनन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख दो। अब मैं सबकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, जो मैंने बोला है ना वही लिखवाऊंगा, जो मैंने बोला है वही लिखवाऊंगा। लिखो, इस प्रकार के कंपनों में, इस प्रकार के कंपनों में, इस प्रकार के कंपनों में परमाणुओं के मध्य बंध अक्ष में लयबद्ध गति होती है। इस प्रकार के कंपनों में परमाणुओं के मध्य बंध अक्ष में लयबद्ध गति होती है। कैसी होती है, लयबद्ध गति होती है, जिसके फलस्वरूप दो परमाणुओं के मध्य की दूरी घटती या बढ़ती है। जिसके फलस्वरूप दो परमाणुओं के मध्य की दूरी घटती या बढ़ती है, या तो खींचे जाएंगे या कंप्रेस किए जाएंगे, या तो स्ट्रेच किए जाएंगे या फिर कंप्रेस किए जाएंगे, ठीक है। तो जो परमाणु की मध्य दूरी है वो घटती या बढ़ती है, ठीक है। तथा इनके मध्य के बंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा इनके मध्य के बंध कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा इनके मध्य के बंध कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनका जो बॉन्ड एंगल है देखो, अपन खींच रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बॉन्ड एंगल कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। बॉन्ड एंगल तो वही आपका 180 डिग्री है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, और बॉन्ड एंगल कांस्टेंट है। बॉन्ड एंगल क्या है, कांस्टेंट है। किस में, किस में, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में। ध्यान रखना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, बॉन्ड एंगल कांस्टेंट है। यहाँ क्या होगा, जो बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ये रहेगी कांस्टेंट, और बॉन्ड एंगल होगा ये करेगा चेंज हो जाएगा, वेरी करेगा, वो ध्यान रखना। बॉन्ड एंगल क्या करेगा, वेरी करेगा। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो लिख रहे थे आप इतना, आगे लिखो। तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं, तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं। फटाफट नाम लिख लो, सममित तनन कंपन, असममित तनन कंपन, ठीक है। लिखो, पहला लिखो
सम्मित तनन कंपन। पहला लिखो सम्मित तनन कंपन। इसमें लिखो, इसमें दोनों बंद दूरियां एक साथ घटती या बढ़ती है। इसमें दोनों बंद दूरियां एक साथ घटती या बढ़ती है। ठीक है, ये वाली फोटो बना लेना। या तो एक साथ बढ़ेगी या एक साथ घटेगी, या तो एक साथ बढ़ेगी या एक साथ घटेगी, ऐसे बना सकते हो। देखो, एक साथ बढ़ी है या तो एक साथ बढ़ी है या एक साथ घटी है। ठीक है भाई, ऐसे फोटो आप बना लो। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज, बस ये वाली फोटो याद रखना। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग के लिए तो ये वाला, और बेंडिंग के लिए ये वाला। ठीक है, आगे लिख लो असम्मित तनन कंपन। असम्मित तनन कंपन यहाँ क्या होगा, कोई एक बंद लंबाई अधिक हो जाएगी, कोई दूसरे बंद लंबाई छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिखना, इसमें दोनों बंद दूरियां एक साथ बढ़ती या घटती नहीं है। असम्मित में लिख लो, इसमें दोनों बंद दूरियां एक साथ बढ़ती या घटती नहीं है। एक समय में एक ही बंद दूरी बढ़ती या घटती है। एक समय में एक ही बंद दूरी बढ़ती या घटती है। ठीक है, ये फोटो बना लेना भाई, वहाँ पे ये फोटो आप बना लेना। आ जाओ उधर, बंकन कंपन, बेंडिंग वाइब्रेशन में लिखो, वे कंपन जिनमें अणुओं की बंद दूरियां तो स्थिर रहती है। बंद दूरियां, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ये क्या आपका बंद दूरियां, और बॉन्ड एंगल BA। हमने क्या लिखा, इन कंपनों में हमने लिखा वे कंपन जिनमें अणुओं की बंद दूरियां तो स्थिर रहती है लेकिन बंद कोण परिवर्तित होते हैं, लेकिन बंद कोण परिवर्तित होते हैं, बंकन कंपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बंकन कंपन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, तल में कंपन और तल के बाहर कंपन। तल में कंपन, तल के बाहर कंपन। पहला लिखोगे आप, पहला आप लिखोगे तल में कंपन, पहला आप लिखोगे तल में कंपन। ठीक है, इसमें पहला लिख लो रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन कर्तनी भी बोल सकते हो इसको, कैंचिनुमा भी बोल सकते हो भाई। क्या बोल सकते हो, कैंचिनुमा कंपन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, पहला लिखो संदोली कंपन, रॉकिंग वाइब्रेशन। क्या होगा, क्या होगा बोलो, क्या होगा, या तो दोनों एक साथ इधर जाएंगे या दोनों एक साथ इधर जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी। लिख लो, लिख लो भाई। इस प्रकार के कंपनों में, इस प्रकार के कंपनों में बंद कोण को स्थिर रखते हुए, बंद कोण को स्थिर रखते हुए अणु के ही तल के समूह का, अणु के ही तल के समूह का दाईं या बाईं ओर कंपन होता है। अणु के ही तल के समूह का दाईं या बाईं ओर कंपन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घड़ी का पेंडुलम, फॉर एग्जाम्पल घड़ी का पेंडुलम। ठीक है भाई, आप दोनों फोटो को अलग अलग बनाओगे, एक फोटो में दोनों को एक साथ उधर दिखाओगे, दूसरे फोटो में दोनों को एक साथ इधर दिखाओगे, तो इन दोनों के लिए अलग अलग फोटो आप बना लोगे। ठीक है, दूसरा लिख लो, दूसरा आप लिख लो कैंचिनुमा कंपन, सीजरिंग वाइब्रेशन। दूसरा लिखो कैंचिनुमा कंपन, सीजरिंग वाइब्रेशन। ठीक है, लिखो इस प्रकार के कंपन में, इस प्रकार के कंपन में परमाणुओं के बंद उसी तल में रहते हुए, इस प्रकार के कंपन में परमाणुओं के बंद उसी तल में रहते हुए कैंचिनुमा गति करते हैं, कैंचिनुमा गति करते हैं, अर्थात उनका बंद कोण परस्पर घटता या बढ़ता है, अर्थात उनका बंद कोण
परस्पर घटता या बढ़ता है। अरे कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे, कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे, तो बंध कौन घटता या बढ़ता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे आप लिखोगे आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन, तल के बाहर कंपन। तल के बाहर कंपन, इसमें पहला है वेगिंग वाइब्रेशन, अभिदोलन कंपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हो? अभिदोलन कंपन। इसको व्यावर्त कंपन बोलते हैं भाई, व्यावर्त। देखो कितने अटपटे नाम हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप जो है वो इंग्लिश प्रीफर किया करो भाई। क्या? इंग्लिश प्रीफर किया करो। ठीक है, लिखो अभिदोलन कंपन में लिखो, इस प्रकार के कंपन में बंद कोण तो समान रहता है। इस प्रकार के कंपन में बंद कोण तो समान रहता है, लेकिन उस समूह के सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर या नीचे की ओर कंपन करते हैं। लेकिन उस अणु के सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर या नीचे की ओर गति करते हैं। तो आप दोनों एक फोटो में तो दोनों को एक साथ प्लस में दिखाओगे और दूसरी फोटो में दोनों को एक साथ माइनस में दिखाओगे, या तो एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा। लास्ट वाले में चेंज आएगा बॉन्ड एंगल में, एक ऊपर एक नीचे, बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। लास्ट वाला देखो व्यावर्त कंपन, ट्विस्टिंग या फिर व्यावर्त कंपन। लिख लिया? वेरी गुड, लिख लो। क्या होता है? लिखो, यह एक प्रकार से अभिदोलन कंपन का ही असमित प्रकार है। यह एक प्रकार से अभिदोलन कंपन का ही असमित प्रकार है। ये तो समित प्रकार था, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे और एक ऊपर एक नीचे, ये क्या हो गया? असमित प्रकार। किसका? अभिदोलन का। यह अभिदोलन कंपन का ही क्या है? असमित प्रकार है। इस प्रकार के कंपन में समूह के सिरे वाला एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति करते हुए दोलन करता है, सिरे वाला एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति करते हुए दोलन करता है, तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर गति करता हुआ दोलन करेगा। अणु के नीचे की ओर गति करता हुआ दोलन करेगा। लास्ट और लिख लो भाई, ब्रीदिंग वाइब्रेशन, श्वसन कंपन। एक एक्स्ट्रा हो रहा है, वो भी आप लिख लोगे, श्वसन कंपन। एडिशनल है वैसे बता रहा हूँ। श्वसन कंपन, ब्रीदिंग वाइब्रेशन। ठीक है भाई, जैसे आप सांस लेते हो ना, तो जो आपके फेफड़े हैं वो एक साथ या तो फूलते हैं या फिर सिकुड़ते हैं। तो जो साइक्लोहेक्सेन टाइप के सिस्टम होते हैं उनमें इस टाइप का क्या पाया जाता है? उनमें इस टाइप के वाइब्रेशन पाए जाते हैं। ठीक है, फटाफट से लिख लो। जैसे आप श्वसन करते हो, फेफड़े फूलते हैं, अंदर सिकुड़ते हैं, फेफड़े फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये होता है ब्रीदिंग वाइब्रेशन। तो साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड फूलेंगे सिकुड़ेंगे, फूलेंगे सिकुड़ेंगे। फटाफट लिख लो फटाफट। इस प्रकार का कंपन चक्रीय यौगिकों में पाया जाता है। इस प्रकार का कंपन चक्रीय यौगिकों में पाया जाता है। चक्रीय अणु कंपन के दौरान ठीक उसी प्रकार फैलता या सिकुड़ता है, जिस प्रकार श्वसन के दौरान मनुष्य के फेफड़े फैलते व सिकुड़ते हैं। जिस प्रकार श्वसन के दौरान मनुष्य के फेफड़े फैलते हुए सिकुड़ते हैं, और इसलिए इसे श्वसन कंपन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। फटाफट से लास्ट सेटिंग डाल दो।
एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट से मैं नाम लिख देता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक तो देखो मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता लगाने में होता है, ठीक है, तो लिख लो। यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने में, पहला हो जाएगा यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने में, आणविक संरचना ज्ञात करने में। दूसरा है इसका, दूसरा एप्लीकेशन है यौगिकों की शुद्धता की जांच, यौगिकों की शुद्धता की जांच, ठीक है भाई। तीसरा इसका है यौगिकों की पहचान, फटाफट से देख लो, होमवर्क है आपके लिए, यौगिकों की पहचान। चौथा है अणुओं की आकृति का निर्धारण, अणुओं की आकृति का निर्धारण। पांचवा है किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध ज्ञात करना, किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध ज्ञात करना, ठीक भाई। इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट है ये होती है दी एंड। आई होप आपने इसको एन्जॉय किया होगा, ठीक है, आपने इसको एन्जॉय किया होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपने भी इसको उतना ही इजी वे में एक्सेप्ट किया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। ये यूनिट ख़त्म हो गई है। मोलिकुलर वाइब्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहूँ मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की पिछली बार की जो एग्ज़ाम थी उसमें एज इट इज़ आया है, टाइप ऑफ या फिर मोड ऑफ वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आई होप आप कर लोगे। ये जो एप्लीकेशंस हैं यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने में, ठीक है, यौगिकों की शुद्धता की जांच करने में, यौगिकों की पहचान, अणुओं की आकृति का निर्धारण, किसी अणु में हाइड्रोजन बंध का पता लगाना, इनको आप किसी बुक से या फिर कहीं नोट्स से आराम से पढ़ लेना। वैसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी क्या पता इन फ्यूचर पूछ ले, तो आप क्या करोगे, आप इनको पढ़ लेना कहीं से भी, ठीक है भाई। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स आगे आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप एन्जॉय करोगे इसको, ठीक है। कीप ट्रैकिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।